आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात की थी, जिसपे हमने ये बोला था कि कितने मेंबर्स चाहिए, कितनी लिमिट होगी, या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या इनवाइट टू पब्लिक अलाउड, ये सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन करे थे। और हमने ये भी पढ़ा था जो प्राइवेट कंपनी होती है, अगर वो सब्सिडरी कंपनी है किसकी, पब्लिक कंपनी की, उसको भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर थे। ओके, तो इस वीडियो में हम चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को हमने ध्यान से देखना है। आफ्टर स्टडिंग वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एविडेंट दैट ईच फॉर्म हैज अ सर्टेन एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। अब इससे क्या मतलब हुआ, जब हमने प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ लिया, तो हम ये देख सकते हैं कि हर जो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कोई एडवांटेज भी होती है और साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी होती है। ओके, it is therefore become vital that certain basic consideration are kept in mind while choosing an appropriate form of business organization। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमने देखा कि बहुत सारे एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, तो एक तरह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि हम कंसीडर करें कि हमारे को क्या क्या बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर लिस्टेड इन टेबल 2.4 आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, ये टेबल है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस टेबल को डिटेल में आगे पैराग्राफ में पढ़ा गया है, तो एक बार हम इस टेबल के थ्रू एक ब्रॉड व्यू ले लेते हैं। ठीक है, हमारी क्या है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है कि हमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना। ठीक है, तो फैक्टर है पहले, और साथ ही साथ उसकी मोस्ट एडवांटेज बोल रखी है और साथ ही साथ लीस्ट एडवांटेज बोल रखी है, जब हम कंपेयर कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल की बात करें तो मोस्ट एडवांटेज मिलती है कंपनी को, क्योंकि कंपनी में सबसे ज्यादा फंड्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लीस्ट एडवांटेज देखें तो वो मिलती है सोल प्रोप्राइटर को, क्योंकि एक सिंगल ओनर होता है, जितना फंड उसके पास होता है वो अकॉर्डिंगली क्या कर लेता है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। तो सबसे ज्यादा लीस्ट फंड अगर हम माने तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन कंपनी में हमने देखा कि जो शेयर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो बहुत सारे शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ डिविडेंड पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि क्या हमारी एडवांटेजेस होंगे। लेकिन अगर हम ब्रॉड व्यू देखें तो मोस्ट एडवांटेज हमारे को मिलती है कंपनी में। ओके, आगे देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन से क्या मतलब होता है, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि बहुत आसानी हमारे को फॉर्मेशन करने में हो, तो हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या मतलब होता है कि एक सिंगल ओनर है, ठीक है, वही अपने बिजनेस को चला रहा है, तो एक तरह का फॉर्म करना बहुत आसान होता है, क्योंकि कंपनी में जो लॉज में हम पढ़ें तो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया, तो बहुत आसानी है, ईज ऑफ फॉर्मेशन है किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन अगर हम लीस्ट एडवांटेज देखें तो वो कंपनी में है, क्यों कंपनी को बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स या रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, ये सब चीजें होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि लीस्ट एडवांटेज हमारे को अगर फॉर्मेशन के तहत देखें तो कंपनी को मिलती है। ओके, ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन की क्या बात थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत आसानी से हो जाता है और कंपनी में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और पहले में हमने क्या देखी थी, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम कॉस्ट देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद जितना फंड होगा वो उतना कर लेगा, लेकिन अगर हम कैपिटल कंपनी में देखेंगे तो कॉस्ट जो कंपनी को फॉर्मेशन बनाने में होगी वो भी डिफिकल्ट होगी। तो ये दोनों पॉइंट इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आसानी किसमें हो रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो उतना ही कॉस्ट उसकी कम लगेगी। लेकिन अगर हम कंपनी देखें, लीस्ट एडवांटेज मतलब कंपनी को बनाना बहुत मुश्किल है, तो आसानी नहीं है, तो इस वजह से जो कॉस्ट होगी कंपनी की वो भी बहुत ज्यादा लगेगी। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप से क्या मतलब होता है, जो कंपनी होती है उसको एक्सेप्ट द प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अगर हम हमारे को ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में देखें तो पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, यस, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में नहीं हो सकता, कि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर्स को। ठीक है, अगर हम लीस्ट एडवांटेज देखें ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में, तो पार्टनरशिप में हम देख सकते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर डेथ हो गई या रिटायर हो गया, ठीक है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, एंड पे आ जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप जब एंड पे आ जाती है तो क्या हो जाता है कि जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप तो हम साथ साथ कर ही नहीं सकते, और साथ ही साथ जो उसकी कंटिन्यूटी होती है वो भी अफेक्ट होती जाती है, और ये कंटिन्यूटी का पॉइंट हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, मतलब कि पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है या लॉस है वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, अब हम मैनेजर स्किल पे देख लेते हैं। मैनेजर स्किल की क्या बात होती है,
तो मोस्ट एडवांटेजेस मैनेज स्किल में मिलते हैं कंपनी को। क्यों? कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं। हमने देखा था अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड्स होते हैं, इस वजह से मैनेजर स्किल भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो एक्सपर्टाइज नॉलेज को कर सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीस्ट एडवांटेज में देखें तो हमारे को दिखेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में लीस्ट एडवांटेज मैनेजर स्किल में क्यों है? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल जो होती है सोल प्रोप्राइटर में सबसे कम होती है। अगर सबसे कम होगी तो सोल प्रोप्राइटर अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा और इस वजह से वो सैलरी पे नहीं कर पाएगा एक्सपर्टाइज या स्किल लेबर को। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो मैनेजर स्किल्स होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे सबसे कम होते हैं। आगे देख लेते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है? सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं एक बार देखें। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसको कोई लॉ गवर्न नहीं कर रहा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या कोई लॉ गवर्न नहीं कर रहा, ठीक है। इस वजह से जो रेगुलेशंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। इस वजह से एक तरह की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं क्योंकि इसके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। जरा मासा जो हो जाती है, इस वजह से जो सोल प्रोप्राइटरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल जाती है। अगर हम रेगुलेशंस देखें कंपनी के लिए तो लीस्ट एडवांटेज मिलते हैं कंपनी को। अब लीस्ट एडवांटेज कंपनी को क्यों मिलते हैं बताइए? क्योंकि कंपनी को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को देखना पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखना पड़ता है, तभी कंपनी फॉर्म होती है। और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो एक तरह की गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी होती है। तो इस वजह से हम कहें कि रूल्स और रेगुलेशन अगर हम कंपनी में देखें तो बहुत ज़्यादा लीस्ट एडवांटेज मिलती है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब होता है? जो कंपनी है वो अपने जो पॉलिसीज है उसको बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटीज को देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप को मोस्ट एडवांटेज मिलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों मतलब मिलती है सोल प्रोप्राइटरशिप को? क्योंकि वो एक सिंगल ओनर है, ठीक है, उसको अपने डिसीजन को लेना है। अगर वो डिसीजन अच्छा होगा या बुरा होगा वो उसी पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको किसी की राय लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम कंपनी को देखें तो उनके जो डिसीजन होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। एक बार उन्होंने ले लिया तो उनको एक फॉर्मल वे में अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बोलना पड़ता है कि उनको पॉलिसीज में चेंज चाहिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए होती है कई कंपनीज को। तो इस वजह से हम फ्लेक्सिबिलिटी देके डिसीजन मेकिंग में नहीं होती क्योंकि हिराकी सिस्टम भी होता है, ठीक है। अब पहले टॉप मैनेजमेंट किसको कहेगा? बॉटम लेवल को कहेगा, बॉटम लेवल अपने वर्कर्स को कहेगा। इस वजह से जो पॉलिसी होती है वो चेंज होती है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, डिसीजन मेकिंग पावर जो हम ये कहें वो भी ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। ओके, अब हम कंटिन्यूटी की बात करें। कंटिन्यूटी में क्या लिखा हुआ है? हमने देखा कि मोस्ट एडवांटेज मिलते हैं कंपनी को। कंपनी को कैसे मिलते हैं कि चाहे मेंबर आए या चाहे आप अपने ट्रांसफर कर सकते हो शेयर और कंपनी तो कंटिन्यू रहेगी। आपकी डेथ से, रिटायरमेंट से, इंसॉल्वेंट से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन होता है? एक सिंगल ओनर होता है। हाँ जी, अगर एक सिंगल ओनर है तो वो क्या होगा कि अगर उसकी डेथ हो गई, अगर वो रिटायर हो गया या अनसॉल्वेंट हो गया तो एक तरफ की जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है वो भी कम टू एंड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, आगे देख लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी अगर हम मोस्ट एडवांटेज देखें तो वो कंपनी को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। या तो ये कहें कि जो शेयर्स होते हैं उनकी भी लिमिटेड होती है। लेकिन लाइबिलिटी में लीस्ट एडवांटेज अगर हम देखें तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप को होती है। कैसे होती है? क्योंकि उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। एक तरह का क्या है कि उसको डिसएडवांटेज मिली, अगर उसका बिजनेस नहीं हो पाया तो उसकी जो पर्सनल असेट्स हैं वो भी खतरे में हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी के शेयर होल्डर्स की देखें तो उनकी क्या हो जाती है? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट उनका शेयर वैल्यू में क्या है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड उन्होंने क्या किया। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने टेबल 2.4 के हिसाब से बहुत अच्छी तरह रिवाइज करा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिखा हुआ है। कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है? कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं एक बार ध्यान से। एज फार एज द इनिशियल बिजनेस सेटिंग अप कॉस्ट आर कंसर्न, अगर हम देखें जो इनिशियल बिजनेस है अगर उसकी सेटिंग अप कॉस्ट को कंसर्न करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। तो अगर हम कॉस्ट को देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज़्यादा महंगा होता है वे टू स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्योंकि सारा का सारा जो फंड होता है आपको ही इन्वेस्ट करना होता है। हाउएवर अगर हम लीगल रिक्वायरमेंट और मिनिमम स्केल ऑफ ऑपरेशन को देखें वो भी स्मॉल हो जाता है, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए होते हैं, साथ ही साथ मिनिमम स्केल ऑफ ऑपरेशन भी कम चाहिए होता है। क्या मतलब हुआ? स्मॉल स्केल पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ केस ऑफ द पार्टनरशिप, अगर हम पार्टनरशिप का केस देखें, द मोस्ट एडवांटेज इज लीगल फॉर्मेलिटीज एंड द लोअर कॉस्ट इज देयर। क्या अगर देखें एडवांटेज अगर हम पार्टनरशिप की देखें तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी कम होती है और साथ ही साथ जो कॉस्ट है वो भी कम होती है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्केल ऑफ द ऑपरेशन, क्योंकि जो लिमिटेड स्केल होते हैं ऑपरेशन के। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया।
तो अब तक हमने क्या पढ़ा बताइए। हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में बात करी और हमने पार्टनरशिप के बारे में बात करी। जब हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में करी तो हमने कहा वो एक इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, वे टू स्टार्ट है, और साथ ही साथ उसके जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी कम चाहिए, और साथ ही साथ मिनिमम स्केल ऑफ ऑपरेशन से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने पार्टनरशिप की बात करी तो हमने देखा कि लेस लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है, ठीक है, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ लोअर कॉस्ट होती है, और लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशन को आप कर सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्कशन करी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी को देखें, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो कंपनी, तो उनको क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में देखें तो इनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होते हैं। ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। अगर हम कंपनी को देखें तो बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीजर चाहिए होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल प्रोसीजर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रेफर्ड। अगर हम कॉस्ट को देखें तो हम ये देखेंगे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसको लीज एक्सपेंडिचर उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि लीज एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। और साथ ही साथ जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर दूसरे हाथ पे देखें तो इट्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व ग्रेटर कॉस्ट। लेकिन अगर हमने कंपनी को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, जो प्रोसीजर होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। होप आपको कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में बात करी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी बात करी, जिसमें हमने कहा जो सोल प्रोप्राइटर होता है चाहे मिनिमम एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज कम होती है और मिनिमम ऑपरेशन चाहिए होता है, तो एक तरह का इनएक्सपेंसिव होता है, तो उसको चूज करना चाहिए। अगर हम पार्टनरशिप में देखें जिसमें लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होती जाती है, लिमिटेड हो जाती है, और साथ ही साथ ऑपरेशन भी लिमिटेड हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो हम ये कहें कि एडवांटेजेस जो होती है उसको थोड़ी सी कम मिलती है लीगल फॉर्मेलिटी से एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर। और कंपनी में हमने देखा तो उसको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ लीगल प्रोसीजर्स को करना होता है। और इस वजह से अगर हम कॉस्ट को देखें या कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को देखें तो हम एक तरह का चूज करेंगे सोल प्रोप्राइटर को। होप आपको क्लियर है सारे के सारे कंपैरिजन को करके। ओके, अब यहाँ पे कंपैरेटिव व्यू दे रखा है, ठीक है, आपकी बुक में, इसको हम रीड करेंगे इसके बाद। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या लिखा हुआ है एक बार रीड करें। इन अ केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, लाइबिलिटी ऑफ द ओनर एंड द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। तो अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, चाहे हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें चाहे हम पार्टनरशिप की बात करें, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। दिस मे कॉल फॉर पेइंग द डेप्ट फॉर द पर्सनल असेट। अब अनलिमिटेड से क्या मतलब होता है, आप पर्सनल असेट से क्या दोगे, डेप्ट को, ड्यू जो है उनको पे करोगे अगर आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है। होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर था। ओके, अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को देखें, ओनली करता है अनलिमिटेड फैमिली, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में हम बात करें तो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। अदर मेंबर्स या को पार्टनर हम कह सकते हैं अदर्स की लिमिटेड होते हैं, ठीक है। हाउएवर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी हैव लाइबिलिटीज लिमिटेड। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। और क्रेडिटर उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने पर्सनल असेट से ड्यूज को पे करें, तो पर्सनल असेट से अपने ड्यूज को पे नहीं करेंगे। तो कैन देयरफॉर पेमेंट कैन बी क्लेम ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनी असेट। और इस वजह से हम देख लेते हैं जो एक्सटेंट ऑफ कंपनी असेट्स है उससे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोर सुटेबल एट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज लिमिटेड। लेकिन अगर हम ये देखें कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो हम देखेंगे कि जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट अर्निंग हो जाती है, तो इस वजह से और उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी प्लस प्रॉफिट शेयरिंग करती है वो, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए होते नहीं होते, और रिस्क जो होता है कंपनी में वो भी कम होता है क्योंकि हम प्रॉफिट वे में चल रहे होते हैं, ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पे। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी में क्या लिखा हुआ है पहले देखें पैराग्राफ को फिर समझते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म इज अफेक्टेड बाय द इवेंट एट सच अ डेथ, इंसॉल्वेंट, इनसैनिटी ऑफ द ओनर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करें और साथ ही साथ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उनकी जो कंटिन्यूटी होती है क्या हो जाती है, कंटिन्यूटी होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। अफेक्टेड किससे होगी बताइए, उनकी कंटिन्यूटी अफेक्टेड होती है चाहे उनका डेथ हो रहा है, चाहे रिटायरमेंट हो रही है, चाहे इंसॉल्वेंटी हो रही है, ठीक है। हाउएवर इफ द फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इन अ केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखें या हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखें या तो हम कंपनीज में देखें तो ये सारी चीज़ों से
उनका अफेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इन अ केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज, ओके। अगर हम बिजनेस नीड्स पे देखें, जो परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए, तो कंपनी फॉर्म इज मोर सूटेबल। अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखें तो ये तो सारी इसीलिए हो रही है अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रेजेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम देखें तो वो तो इसलिए होती है कि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं बल्कि अपने मेंबर्स को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन जब हम कंपनी में देखते हैं तो इट इज मोर सूटेबल है, ठीक है। कंपनी क्या है, मोर सूटेबल है इन सब में से, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं वो अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था? ओके, आगे पढ़ लेते हैं। फॉर शॉर्ट टर्म वेंचर प्रोप्राइटर ऑफ ओनरशिप में बी प्रेफर्ड। तो अगर हम ये देख लेते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम देख रहे हैं तो प्रोप्राइटरी या जो मैनेज हम देखें तो वो हम प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे को बिजनेस को लॉन्ग टर्म नहीं करना, अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म नहीं करना, और अगर लॉन्ग टर्म करना है तो हम किसको करेंगे, कंपनी को चूज करेंगे। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी में क्या मतलब होता है, अ सोल प्रोप्राइटर में फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव एन एक्सपर्टाइज इन फंक्शनल एरियाज। हमें पता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें हम एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, ठीक है। इन अदर फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टनरशिप एंड कंपनी देयर इज नो सच प्रॉब्लम, ठीक है। क्या मतलब हुआ, एक बार यहाँ पे देखें, अगर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को देखा तो वो एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसके पास लिमिटेड फंड्स है। हमें पता है कि लिमिटेड फंड्स होता है क्योंकि वो अपने फंड के हिसाब से ही चलाता है। लेकिन अगर हम ये फंक्शनल एरियाज में देखें, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टनरशिप में देखें या कंपनी में देखें तो एक्सपर्टाइज होते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैपिटल तो होती है बट इतनी कैपिटल होती है जो सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा होगी, ठीक है। आगे देखें, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द मेंबर्स इन सच ऑर्गेनाइजेशन अलाउ द मैनेजर स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एरिया। क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं पार्टनरशिप या कंपनी में तो हम अपने वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम अपने वर्क को डिवाइड कर लेंगे तो हम एक्सपर्टाइज नॉलेज स्पेसिफिक एरियाज में ले लेंगे और बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है। हाँ जी, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क है, ओके। अगर डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग जो हो रही है वो भी बेटर हो रही है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, आगे देखें। बट दिस मे लीड टू द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन एक तरह की एक सिचुएशन ले आती है वो कॉन्फ्लिक्ट की, ऑफ द ओपिनियन अमंग द पीपल। लेकिन क्या हो जाता है, इससे जब हम देख रहे हैं एक्सपर्टाइज ले रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? क्योंकि सिचुएशन मैटर करती है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और अदर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फर्दर इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन पर कॉम्प्लेक्स, अगर हम देखें जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, किस में, नेचर में, रिक्वायर्ड प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट, ठीक है। हमने क्या देखा, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसमें हो जाते हैं या तो नेचर में हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे को प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। तो अगर हम देखें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो हम देखेंगे कि जो कंपनी है ना उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छी है और हमारे को कंपनी फॉर्म ही करनी चाहिए, ओके। आगे देखिए, प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप में भी सूटेबल वेयर सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन अलाउज द पीपल विद लिमिटेड स्किल टू रन द बिजनेस। हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी में अगर हम नेचर और प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखें तो हमारे को कंपनी चूज करनी चाहिए। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हमारा सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, सिंपल प्रोसीजर से हम करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं या पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ लिमिटेड स्किल्स पे होना चाहिए, ओके। आगे पढ़े, दस द नेचर ऑफ द ऑपरेशन एंड द नीड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट अफेक्ट द चॉइस ऑफ द। तो हम ये कह सकते हैं जो नेचर है और साथ ही साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट की नीड है वो अफेक्ट करते हैं क्या, कि हमारे को कंपनी फॉर्म करना चाहिए या हमारे को सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म करनी चाहिए, ओके। अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, कैपिटल कंसिडरेशन, ठीक है। कैपिटल कंसिडरेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ओके। कंपनी जो होती है वो बेटर पोजीशन में होती है टू कलेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इशूइंग द शेयर टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। तो अगर हम कंपनी की यहाँ पे बात करें तो उनके पास जो कैपिटल होगी वो क्या होगी, हायर होगी। क्योंकि वो कैसे करेगी बताइए, क्योंकि वो हायर करेगी अपने इन्वेस्टर्स की वजह से। होप आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर है। तो उनकी कैपिटल हायर होगी। कैसे हायर होगी, अपने इन्वेस्टर जो होंगे वो क्या करेंगे, शेयर्स को इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है। कंपनी के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स को ले रहे हैं और इस वजह से जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। पार्टनरशिप फर्म विल हैव एन एडवांटेज ऑफ कंबाइंड रिसोर्सेज ऑफ ऑल द पार्टनर। और अगर हम पार्टनरशिप फर्म में देखें तो वो एडवांटेजेस होते हैं, सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं पार्टनरशिप में मिलते हैं।
ओके, बट द रिसोर्सेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज लिमिटेड। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में जो रिसोर्सेज होती हैं वो अच्छी होती हैं या हाई कहें एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, आगे देखें। दस इफ द स्केल ऑफ द ऑपरेशन इज लार्ज, अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज है तो कंपनी फॉर्म में भी सूटेबल, वेयर एज मीडियम और स्मॉल साइज वन कैन ऑप्ट फॉर पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसमें यही लिखा है कि अगर आपका स्केल लार्ज है तो लार्ज स्केल में आपको क्या चाहिए, कंपनी चाहिए। लेकिन अगर आपका स्केल जो है स्मॉल है या तो ये कहेंगे कि मीडियम है, तो आप क्या कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटर भी चूज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप को भी चूज कर सकते हो। होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं। फर्दर द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंशन, अगर हमको एक्सपेंशन कराना है तो कंपनी सूटेबल होते हैं लार्ज के लिए भी, और साथ ही साथ अगर हमारे क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। ठीक है, बिकॉज एबिलिटी टू रेज मोर फंड एंड इन्वेस्ट इन द एक्सपेंशन बिजनेस, क्योंकि अगर हमारे को एक्सपेंशन कराना है ये कंपनी बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि हमारे को लार्ज फंड की ज़रूरत होती है और लार्ज फंड को हम एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, हम अपने शेयर्स को इन्वेस्ट करेंगे या ये कह सकते हैं हम अपने शेयर को राइज करेंगे। ठीक है, किससे, इन्वेस्टर्स से। ठीक है, आगे देखें। इट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस दैट आर पॉइंट ओपनिंग केस नेहा's फादर सजेस्टेड शी वुड कंसीडर स्विचिंग ओवर द कंपनी ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हमने, आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में नेहा का केस पढ़ा था। ठीक है, नेहा के फादर ने क्या करा था कि उन्होंने कंपनी को स्विच कर लिया था, किससे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, अब हम 6 पॉइंट बात कर लेते हैं। 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ कंट्रोल। क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ कंट्रोल। ओके, डिग्री ऑफ कंट्रोल में क्या लिखा हुआ है, इफ अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन एंड एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर इज रिक्वायर्ड तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी प्रेफर्ड। ठीक है, अगर हमारे को क्या चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल अपने किस पे, ऑपरेशंस पे, और साथ ही साथ हमारे को एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग चाहिए तो हम किसको करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफर करेंगे। बट इफ द ओनर इज नॉट अ माइंड शेयरिंग कंट्रोल, ठीक है, अगर उसको डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरों की हेल्प चाहिए या ये कह सकते हैं हमारे को इंटरवेंशन चाहिए, तो ओनर क्या कर सकता है, डिसीजन मेकिंग के लिए पार्टनरशिप को या कंपनी को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, हमारे को क्या चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, वो भी एब्सोल्यूट वन। ठीक है, एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे को सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग में हमारे को हेल्प चाहिए दूसरों की, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को भी फॉर्म कर सकते हैं और पार्टनरशिप को भी फॉर्म कर सकते हैं। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अडॉप्टेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे डायरेक्ट कंट्रोल पे, तो हम कंपनी और पार्टनरशिप, और अगर हमारे को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं चाहिए ये तो हम कंपनी और पार्टनरशिप जैसे पढ़ा, और अगर हमारे को डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए और हमारे को एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग चाहिए तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल होता है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, आगे पढ़ें। द एडेड एडवांटेज इन द केस ऑफ द कंपनी ऑफ द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अगर हम देखें एक एडवांटेजेस देखें कंपनी में, तो कंप्लीट सेपरेशन होती है ओनरशिप की और साथ ही साथ मैनेजमेंट की, एंड इट इज प्रोफेशनली हु इज अपॉइंटेड टू इंडिपेंडेंटली मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और साथ ही साथ जो अपॉइंट होता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली क्या करता है, मैनेज करता है कंपनीज के अफेयर्स को। ओके, तो अब 7 पॉइंट देख लेते हैं। 7 पॉइंट हमारा लास्ट है। ठीक है, 7 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सनल कॉन्टैक्ट इज नीडेड, अगर हमारे को पर्सनल कॉन्टैक्ट चाहिए, ठीक है, कस्टमर्स के साथ, इन अ केस ऑफ द ग्रोसरी, अगर ग्रोसरी शॉप है तो सोल प्रोप्राइटरी शॉप चाहिए। ठीक है, सूटेबल है। लेकिन अगर हमारे को लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाहिए तो हमारे को डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर नहीं रिक्वायर्ड होता, तो हम कंपनी को भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा कस्टमर पे। ठीक है, कस्टमर को अगर हमारे को डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए या हमारे को क्या चाहिए, डायरेक्ट पर्सनल टच चाहिए। ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट चाहिए पर्सनल के साथ। पर्सनल के साथ कौन हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट चाहिए, और अगर कहीं में नो पर्सनल कांटेक्ट चाहिए, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर ले सकते हैं। अगर पर्सनल टच नहीं चाहिए और साथ ही साथ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हमारे को बनाना है, तो हम क्या किसको कर सकते हैं, कंपनी को कर सकते हैं। ठीक है, किसको चूज कर सकते हैं, कंपनी को चूज कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली इन अ केस वेयर द सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशनल नेचर आर रिक्वायर्ड, अगर हम देखें जो सर्विसेज है वो प्रोफेशनल नेचर्स की जरूरत होती है, किसकी होती है, प्रोफेशनल नेचर की। ओके, अगर हमारे को प्रोफेशनल नेचर चाहिए तो हम किसको करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, और जितना प्रोफेशनल्स होंगे हम उसके हिसाब से अपनी पार्टनरशिप को फॉर्म कर लेंगे। होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्टनरशिप फॉर्म मच सूटेबल, इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म सूटेबल है अगर हमारे को प्रोफेशनल नेचर की चाहिए। ओके, आगे देखें। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ द प्लेस मेंशन दैट फैक्टर्स स्टेटेड अबव आर इंटर रिलेटेड,
तो अगर हम ये कहें जो फैक्टर्स जो अबव हेयर है वो इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। फैक्टर्स लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड रिस्क वेरी विद द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो अगर हम ये कहें अगर हमारा कैपिटल कितना है और साथ ही साथ हमारा रिस्क कितना है, वो हमारी डिपेंड करता है कि हमारा साइज क्या है बिजनेस का और नेचर क्या है बिजनेस का। होप आपको क्लियर है। एंड हेंस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सूटेबल पॉइंट ऑफ व्यू of risk of a given organization run a small scale or not be so appropriate the same business is carried on the with the large scale। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम साइज की बात करें या तो हम अपनी नेचर की बात करें, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा है, मतलब कि हमारा लार्ज स्केल बिजनेस है या हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस है। तो हमारा साइज भी वेरी होगा और साथ ही साथ हमारे बिजनेस का जो नेचर है वो भी चेंज होगा। जैसे लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट व्हेन द सेम बिजनेस इज कैरिड ऑन द लार्ज स्केल। तो मतलब कि अगर हम लार्ज स्केल पे जा रहे हैं तो हमारा रिस्क भी चेंज होगा, हाँ जी रिस्क भी चेंज होगा और साथ ही साथ हमारा साइज तो वैसे ही चेंज होगा, ठीक है। और हमारा जो नेचर है बिजनेस का वो भी अफेक्टेड हो जाता है। ओके आगे पढ़ें। इट इज देयरफॉर सजेस्टेड दैट ऑल द रिलेवेंट फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन दैट शुड बी अडॉप्टेड। तो इसमें यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि देयरफॉर अगर हमारे को सजेस्ट कराना हो कि रिलेवेंट फैक्टर्स जो हैं वो टेकन करें ताकि हम अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत अच्छे से बना सके और साथ ही साथ जो हमारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सूटेबल है सबसे ज़्यादा उसको हम अडॉप्ट कर सकें। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।